हेलो एवरीवन। हम अपना लेसन कर रहे थे 5th इंडियन फेडरलिज्म यानी कि भारतीय संघ। इस भारतीय संघ में हमने भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं को पढ़ा था, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत है वो एक मिश्रण है संघात्मक और एकात्मक का। तो हमने इसमें संघात्मक विशेषताओं को पढ़ा। आज जो हम करेंगे वो हम एकात्मक विशेषताएं इसकी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने दोनों का मिश्रण लिया है। तो मिश्रण लिया है तो इनको अलग अलग तरह से हम पढ़ेंगे। इस तरह से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघ है। अर्ध मीन्स होता है आधा। तो अर्ध संघ का अर्थ है कि वो संघात्मक भी है और वो एकात्मक भी है। तो यहाँ पर एकात्मक की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। वही कुछ एक बातें इसमें रिपीट होंगी और आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे पता लगता है कि जो भारतीय संविधान है वो एकात्मक भी है। और ऐसी ही विशेषताओं को अब हम पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसमें वो बनेगा शक्तिशाली केंद्र, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। यानी कि संघवाद का अर्थ ही क्या था? जब मैंने कहा कि अगर शक्तियाँ या सत्ता केंद्र और राज्य दोनों में आपस में बांट दी जाए तो वो संघवाद कहलाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है शक्तिशाली केंद्र, यानी कि एकात्मक है, यानी कि सिर्फ केंद्र ही शक्तिशाली है। तो देखो, संविधान में 3 सूचियाँ दी गई थी। पहली संघ सूची थी, दूसरी राज्य सूची थी, तीसरी समवर्ती सूची थी। मैंने आपको सारे कुछ विषय भी इसके बता दिए थे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल संघ यानी कि केंद्र को है, और राज्य सूची में राज्य को है। और समवर्ती सूची में जो अधिकार है वो केवल राज्य और संघ सूची दोनों को होता है। बट जब कोई विवाद हो जाता है तो लास्ट में किसका फैसला मान्य होता है? केंद्र का। तो इससे पता चलता है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, समझ में आ गया कि शक्तिशाली केंद्र। तो शक्तिशाली केंद्र में ये एकात्मक विशेषता है, यानी कि एक ही को महत्व है, यानी कि केंद्र को महत्व है। सेकंड पॉइंट हम करेंगे इसका, राज्यसभा में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का अभाव। सेकंड पॉइंट, राज्यसभा में राज्यों के, मैंने आपको बताया था कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का अभाव, यानी कि राज्यों को भी समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। वहाँ भी केवल एक की ही शक्ति का बखान किया गया है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं। यहाँ मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ और बुक से आप इन सभी को अच्छे से रीड करेंगे। अच्छा, संघीय व्यवस्था का एक लक्षण यह भी होता है कि उसकी सभी इकाइयों को, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, उन्हें उस सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि संघीय देशों के ऊपरी सदन में बराबर बराबर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, सिक्किम में सबसे कम है। जिस प्रकार लोकसभा में है उसी प्रकार राज्यसभा में नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि भारत में एकात्मक सरकार की स्थापना की गई है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। यानी कि देखो, राज्यपाल पूर्ण रूप से राज्य के प्रति समर्पित होता है, राज्य से रिलेटेड होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता ही है, अगर जब चाहे इसको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। लेकिन कुछ एक मामलों में कई बार ये फैसला उसमें भी गया था कि कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति कर तो दे, बट उसको हटाने का इस तरह से अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ भी केंद्र सरकार का ही ज़्यादा पक्ष मजबूत है। तो इससे पता लगता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताएं भी विद्यमान हैं। 4th पॉइंट है, संसद के पास राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन तथा पुनः गठन करने का अधिकार। देखो, संसद यानी कि केंद्र सरकार में होगी। अब केंद्र सरकार यहाँ पर भी शक्तिशाली। राज्य सूची है जो, उसमें राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के नाम में परिवर्तन करें, किसी स्टेट के नाम में, या फिर किसी स्टेट की सीमा में परिवर्तन करें। तो ये सारा का सारा अधिकार किसको है? केवल संसद को प्राप्त है। इस प्रकार से सारा अधिकार किसको प्राप्त हुआ? केवल केंद्र को। तो इससे भी यही पता लगता है कि यहाँ पर एकात्मक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के अलग से संविधान नहीं, यानी कि अपने पूरे भारत का संविधान केवल एक ही है जो कि लिखित है। इसका कोई अलग से राज्यों का संविधान नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर का एक संविधान था अलग से, तो अब संविधान नहीं है। अब अलग से कोई संविधान ऐसा नहीं है। कुछ एक हैं जहाँ पर अलग अलग राज्यों के संविधान होते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ में राज्यों के अलग अलग संविधान है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है? एकात्मक विशेषता हमें देखने को मिलती है कि सभी को पूर्ण रूप से ये अधिकार नहीं कि वो हर एक राज्य अपना अपना संविधान बनाए। बस पूरे भारत देश का एक ही संविधान है। राज्यों के क्षेत्र में संघ को कानून बनाने का अधिकार, यानी कि क्षेत्र किसके हैं? राज्य के हैं, बट कानून कौन बना रहा है? संघ यानी कि केंद्र सरकार। तो कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं राज्यों में जहां पर कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। तो इस बात से भी यही पता लगता है कि केंद्र सरकार को अधिक छूट दी गई है और राज्य सरकार को इतना नहीं है। तो इससे एकात्मक विशेषता का पता लगता है। राज्यों के विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है और किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति रोक लगा सकता है। यानी कि राज्यों से संबंधित जो भी विधेयक हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो विधेयक पास नहीं किया जाता। तो इससे भी पता लगता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता विद्यमान है। एकल संगठित न्यायपालिका। एकल संगठित, देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो पहले हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से भी नहीं समझौता होता तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो लास्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो इससे भी पता लगता है कि एकात्मक विशेषता विद्यमान है। इकहरी नागरिकता, तो यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था में तो नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, बट यहाँ पर प्रत्येक नागरिक न केवल अपने देश का नागरिक होता है बल्कि उस प्रांत का भी नागरिक होता है जहाँ का वह निवासी होता है। परंतु भारतीय संविधान में जापान, चीन तथा इंग्लैंड जैसे एकात्मक देशों की तरह इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय शासन प्रणाली वाले देशों की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए भारत में अन्य देशों की तरह राज्यों की अलग से नागरिकता न होने के कारण एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण मौजूद हैं।
जो राज्यों की वित्तीय निर्भरता है वो भी संसद के ऊपर निर्भर है कि संघीय करों से प्राप्त आय में अपने हिस्से, संघीय अनुदान, ऋण, इन पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। तो राज्यों की जो वित्तीय निर्भरता वो भी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर ही आधारित है। संवैधानिक संशोधन में संघ की भूमिका, यानी कि संविधान में जब कुछ संशोधन किए जाते हैं तो संघ का फैसला सबसे ज़्यादा मान्य होता है। राज्य से भी स्वीकृति ली जाती है, बट लास्ट में अगर कुछ किसी बात को लेकर विवाद होता है तो संघ का ही अंतिम फैसला, यानी कि केंद्र सरकार का ही अंतिम फैसला माना जाता है। तो इस प्रकार हमने एकात्मक विशेषताएं की। इस एकात्मक का मीनिंग देखो आपने समझना। संघात्मक में तो क्या है, यानी कि सारी चीज़ें सबको प्राप्त हैं, राज्यों को भी उतने अधिकार दिए गए हैं, केंद्र सरकार को भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं, तो दोनों को बराबर अधिकार देने की वजह से वहाँ पर संघात्मक विशेषताएं होती हैं। बट एकात्मक विशेषताओं में क्या होता है कि केवल केंद्र सरकार ही इसमें क्या है, मजबूत होती है। तो केंद्र सरकार इसमें मजबूत होती है। तो इससे पता लगता है कि ज़्यादा जो शक्तियाँ वो केंद्र सरकार के पास है और उसका ही फैसला लास्ट में मान्य होता है। तो यहाँ पर ये एकात्मक विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सरकारिया आयोग। कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बता देती हूँ सरकारिया आयोग क्या था। तो सरकारिया आयोग केंद्र और जो राज्य हैं, अगर उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो इनके संबंधों को सुधारने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि कई सारी बातें ऐसी थी कि केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, तो इन विवादों से निपटने के लिए ही सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो आपने इसमें डेट वगैरह सब कुछ याद रखनी है, किसने गठन किया, कब किया गया, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो मैं आपको यहाँ ये क्वेश्चन पूरा बता देती हूँ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, परंतु भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति शक्तिशाली है और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता है, जिसके कारण शुरू से ही केंद्र राज्य संबंध वाद विवाद का विषय रहे। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि केंद्र और राज्य दो शक्तियों और सत्ता का बंटवारा वो इनमें किया गया है, बट लास्ट में किसका फैसला मान्य होगा, वो केंद्र का होगा। और कुछ एकात्मक विशेषताएं बताई थी जहां से पता लगा था कि केंद्र का पक्ष ज़्यादा मजबूत है, राज्य को इतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है और इन्हीं विवादों को से निपटने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। जब केंद्र राज्यों में संबंध अत्यधिक बढ़ने लगे तब सन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की केंद्रीय सरकार ने संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों की समीक्षा करने और वांछित बदलाव के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थी जब केंद्र और राज्यों के संबंध अत्यधिक बिगड़ने लगे, तो कौन थी उस समय 1983 में प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इसने RS सरकारिया की अध्यक्षता में 24 मार्च को एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। कुछ समय उपरांत इस आयोग के लिए 2 अन्य सदस्यों, यानी कि एक RS सरकारिया था न्यायमूर्ति, 2 अन्य सदस्य थे B शिवरमन और SR सेन की नियुक्ति की गई थी। इन सदस्यों के अतिरिक्त इस
आयोग में एक सचिव, एक संयुक्त सचिव तथा 4 निर्देशक थे। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देते समय आयोग को सामाजिक व आर्थिक विकास, संविधान संरचना, राष्ट्रीय एकता व अखंडता का ध्यान रखने को कहा गया था। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए 27 अक्टूबर 1927 को 265 सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपी थी। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था सरकारी आयोग का? तो इसका गठन हुआ था 27 अक्टूबर 1987 को। 265 सिफारिशें थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। न्यायमूर्ति कौन था? RS सरकारी, और इसी के नाम पर इस आयोग का नाम सरकारी आयोग रखा गया था। और 24 मार्च को इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में एक सचिव था, एक संयुक्त सचिव था, 4 निर्देशक थे। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों पर सुझाव, यानी कि उनमें ना संबंधों को सुधारने के लिए ये बात कही गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। शक्तिशाली केंद्र, कुछ सिफारिशें क्या थी? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मजबूत केंद्रीय सरकार का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर देश में एकता और अखंडता बनानी है तो केंद्र सरकार का ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। ये कुछ सिफारिशें थीं। इस आयोग ने विरोधी दलों की इस मांग को स्पष्ट रूप से नकार दिया कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कमी की जाए। तो ये बात लागू नहीं की गई कि केंद्र सरकार को मजबूत न बनाया जाए। सेकंड है सशस्त्र बल की तैनाती के विषय में। केंद्र सरकार को किसी राज्य में केंद्रीय रक्षा बलों को तैनात करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। आयोग ने भी यह भी विचार व्यक्त किया कि सुरक्षा बलों को तैनात करने से पूर्व संबंधित राज्यों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, परंतु इस विषय में केंद्र सरकारों द्वारा राज्य सरकारों की इच्छा के विरुद्ध भी राज्यों में सशस्त्र बलों को तैनात किया जा सकता है। यानी कि सशस्त्र बल की तैनाती के बारे में राज्यों से परामर्श तो कर लिया जाए, बट अगर वो फिर भी इसके लिए सहमत ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनके विरुद्ध भी सशस्त्र बल की तैनाती की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सरकार या आयोग ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति को उचित ठहराया है, परंतु अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प न रहे। तो आयोग ने कहा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व उस राज्य की सरकार को एक चेतावनी अवश्य दी जानी चाहिए, और यदि वह राज्य सरकार चेतावनी देने के बावजूद त्रुटियों को दूर नहीं करती तो राष्ट्रपति शासन, मैंने आपको कल बताया था कि कुछ संकटकालीन स्थितियां होती हैं 352 से 360 में। तो 356 एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये राष्ट्रपति शासन किस लिए लागू किया जाता है? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो तब ये लागू किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को एक बार नोटिस तो ज़रूर दे दे इस चीज़ के लिए, बट अगर फिर भी कुछ त्रुटियां दूर नहीं हो पाती हैं तो तब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वित्तीय व्यवस्था। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जिस प्रकार केंद्र में प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है, तो उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी एक निश्चित समय के पश्चात वित्त आयोग गठित किया जाना चाहिए। राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो राज्यों को ऋण है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं। राज्यों को व्यावसायिक बैंकों से 1 वर्ष से कम समय के लिए कर्जे लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो इससे भी क्या है, उन दोनों के बीच में अधिक तालमेल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा 5th है योजना आयोग। सरकारी आयोग ने कहा कि वह इस बात के पक्ष में नहीं है कि योजना आयोग को एक स्वायत्त संस्था बना दिया जाए, बल्कि इसको केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहकर कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पद पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को नियुक्त होना चाहिए, जो अपनी वस्तुनिष्ठता और ख्याति से राज्य सरकारों का भी विश्वास प्राप्त कर सके, और बराबर की भागीदारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों की हो।
जिससे कि ये कुछ एक सिफारिशें बताई गई हैं। कुछ नेक्स्ट सिफारिश हम और भी करेंगे। तब तक के लिए आप जितना मैंने आपको करवाया है उतना लर्न करें।